वैश्विक भू राजनीति विषय पर मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन का 38वां वार्षिक अधिवेशन आज मेरठ में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में डायनामिक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स नीड फॉर रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंडिया विषय पर अपना 38वां वार्षिक अधिवेशन सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, पेशेवरों और विद्यार्थियों सहित लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया और तेजी से बदलते वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एमएमए के अध्यक्ष स्वागत भाषण से हुआ। उन्होंने समाज के प्रति एमएमए के योगदान, विशेष रूप से उद्योग शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मेरठ और आसपास के प्रमुख शिक्षण संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के साथ किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। अधिवेशन के अध्यक्ष मेजर जनरल पंकज कौशिक सेवानिवृत्त तथा सह अध्यक्ष मधु डांग थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल ललित कपूर, वीएसएम कमांडर, बेस वर्कशॉप ग्रुप, मेरठ थे। अधिवेशन में शासन, रक्षा और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ताओं ने अपने विचार रखे। लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण सेवानिवृत्त ने अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ सेवानिवृत्त ने वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर भारत की संभावित ग्रैंड स्ट्रेटजी पर अपने विचार साझा किए। डॉक्टर प्रवीण कुमारी सिंह आईएएस तथा प्रोफेसर डॉक्टर एस शर्मा, पूर्व प्रोफेसर वाइस चांसलर, आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने भी वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक घटनाक्रमों का भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर एंडेवर नामक स्मारिका का विमोचन मुख्य अतिथि एवं एमएमए के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस स्मारिका की क्रिएटिव हेड एवं मुख्य संपादक प्रेरणा सेठी थी। सत्रों की अध्यक्षता मेजर जनरल पंकज कौशिक सेवानिवृत्त, अंकुर जग्गी और पुनीत गर्गिया ने की, जबकि उत्कर्ष जैन, अनंत अलग, अंकित सिंघल और पूनम कुमार सत्रों के सह अध्यक्ष रहे। कार्यक्रम का समापन एमएमए के उपाध्यक्ष अनुराग अग्रवाल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने वक्ताओं, प्रतिभागियों और प्रायोजकों का कार्यक्रम की सफलता में योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। So with increasing US dominance in the EOR, that is the IOR, the Indian Ocean region, and the South China Sea, western borders of Russia, from 2012 onwards, both Russia and China realized that the US is increasing its presence all over. So what they did, they started to open a route of independence struggles rise up in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. So wouldn't that make Indian expansionist entity like the US, would that destabilize the Indo-Pak? Resources and demography. Land where you are, resources that you possess or you seek, and demography is people and kind of people. And from this, what do? We evolve our diplomatic policy. 17 sustainable goals which all countries are trying to achieve. The sustainability is the key because the earth resources are there. Mobility, so many things happening. So demand is increasing, and more people are coming towards urbanization. More and more people are adopting the mobility of the various means. So more and more people are being mobile. अभी हम उसके बैलगाड़ी में नहीं हैं. None of us are on the बैलगाड़ी, and you will be amazed to see how the number of the fleets, the cars is destroyed by the US submarine. Yeah, that was done by the US submarine, but it was done outside our that area. So, but Indian Ocean is a dominant part of India. Yeah, that is what I mentioned. That the other countries. So my question is mainly, does the IRIS-D incident rising geographical political risk for Indian trade in the Indian Ocean? what is the question? As US submarine destroy IR. मैं मेजर जनरल पंकज कौशिक, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन और इस 38th एनुअल कन्वेंशन का चेयरमैन। तो सर, जो इसमें वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं तमाम तरह की वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की स्थिति में, कि चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध रहा हो,
या अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी इस समय दिखाई देते हैं, और साथ ही ईरान, इजराइल, अमेरिका, तो बड़ा एकदम से करंट इशू है ये। इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं, इसको पूरा दुनिया पर क्या इसका युद्ध का प्रभाव आप देख पाते हैं? देखिए, किसी भी युद्ध का प्रभाव दुनिया के ऊपर, वैश्विक इकोनॉमी के ऊपर ख़राब ही होता है। और युद्ध ऐसी एक चीज़ है जिसको कि हर हालत में जहाँ तक हो सके टालना चाहिए। लेकिन अब चूँकि ये युद्ध हो चुका है तो इसलिए अब इसमें इतनी जल्दी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। ये अब जो अमेरिका ने अपने युद्ध के जो उद्देश्य बनाए हुए हैं, जब तक वो उद्देश्य पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। लेकिन भारत के लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी जो देश की जितने भी हमारी एनर्जी इंपोर्ट है वो सारा का सारा काफ़ी कुछ हद तक गल्फ़ कंट्रीज से ही आता है। इंडिया ने इसमें बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है कि उन्होंने ना तो ईरान को फेवर किया है, ना उन्होंने यूएस को फेवर किया है। भारत की हमेशा से ही जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, और हमारे प्रधानमंत्री ने अभी रिसेंटली बोला भी है कि हम उसके साथ अलाइंड हैं जो पीस चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया अब नॉन अलाइंड है, इंडिया का अलाइनमेंट अब शांति की तरफ है, और ये एक बहुत अच्छा स्टैंड है। और आई थिंक इसको ईरान ने भी अच्छे से समझा है और यूएस ने भी अच्छे से समझा है। रशिया यूक्रेन में भारत के रशिया से भी बहुत अच्छे संबंध हैं और यूक्रेन से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत ने एक बहुत संतुलित तरीके से अपनी विदेश नीति को इस टाइम संचालित किया है, और मुझे लगता है कि इसके आगे चलकर काफ़ी अच्छे प्रभाव होंगे। लेकिन सर, इसमें एक बात ये निकल के आ रही है कि जैसे आपने कहा कि भारत कहीं निष्पक्ष भूमिका में है, लेकिन तमाम तरह के सवाल भी लगातार उठ रहे हैं, खासतौर से अपोजिशन भी या तमाम तरह के दूसरे जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि भारत इजराइल के पक्ष में कहीं ना कहीं झुका हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में ईरान, क्योंकि हमारा पारस्परिक मित्र रहा है सांस्कृतिक तौर पर भी, और तमाम तरह की चीज़ें, पुराना उसका भी सभ्यता है, बहुत पुरानी सभ्यता है ईरान की भी, तो हमारे साथ जो वर्तमान चुनौती हैं पूरे रीजन को लेकर, क्योंकि चीन और रशिया दिखाई देते हैं ईरान के साथ खड़े, अमेरिका, इजराइल एक अलग तरह से वर्ल्ड ऑर्डर अपना वो बना रहे हैं। ऐसे में अगर ये दो ध्रुवीय दुनिया बढ़ जाती है अगर, तो भारत की पोजीशन को आपका देखते हैं? देखिए, भारत के संबंध ईरान के साथ भी मजबूत हैं, इजराइल के साथ भी मजबूत हैं। ईरान के साथ हमारे आर्थिक संबंध बहुत मजबूत हैं, हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत हैं, हमारे ऐतिहासिक संबंध बहुत मजबूत हैं। और ईरान के साथ भारत जो तेल खरीदता है वो उसका पेमेंट डॉलर में नहीं होता, उसका पेमेंट रुपए में होता है। तो इसलिए ईरान में भारत ने वो चाबहार पोर्ट डेवलप किया है जिससे कि हमें अफ़गानिस्तान की कनेक्टिविटी मिल सके। तो यूएस के साथ और इजराइल के साथ हमारे जो है संबंध वो एक डिफरेंट प्लेन में है। उनसे हम टेक्नोलॉजी चाहते हैं, उनसे हम सूचना चाहते हैं, उनसे हम थोड़े हथियार चाहते हैं अपने देश की रक्षा के लिए। तो भारत के आजकल पॉलिसी ये है कि जहाँ से जो हमारे नेशनल हित, राष्ट्रीय हित हैं, जो जहाँ से सर्व होते हैं, हमने उस कंट्री से उस हिसाब के संबंध रखने हैं। हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी सबसे मित्रता है। जो जिसके हम जिस तरीके से काम आ सकते हैं और जो हमारे जिस तरीके से काम आ सकता है, हम उसका उस तरीके से प्रयोग करेंगे अगर वो हमारे राष्ट्रीय है। सर, अंतिम प्रश्न और कि चाबहार पोर्ट का आपने जिक्र किया, लेकिन पिछले दिनों एक समाचार आया था कि भारत ने वहाँ से अपने को अलग कर लिया, और साथ ही अमेरिका के दबाव में रशिया से ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। कितना बंद करा इस पर भी सरकार ने तक कोई स्पष्ट रूप से अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तो ऐसे में चाबहार पोर्ट जैसे बहुत मुख्य एक ऐसा सामरिक दृष्टिकोण से अगर बात करें या आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें, उससे भारत को अलग होना कितना उचित है? भारत, मुझे नहीं लगता कि चाबहार पोर्ट से पूरी तरह अलग हुआ है। चाबहार पोर्ट की जितनी भी फाइनेंशियल फंडिंग थी, भारत ने वो फंडिंग पूरी करी है। हाँ, अभी चूँकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, तो उस रिस्ट्रिक्शंस के चलते हुए भारत ने टेम्परेरीली उसको यूज़ करना बंद किया है। लेकिन मुझे लगता है जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, ईरान में सरकार बनेगी, उसके बाद चाबहार पोर्ट, हमारे जो भारत और ईरान के संबंध हैं, इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, यानी कि समय की बात है, ये दोबारा से चालू ज़रूर होगा। और ये हमारे लिए, हमारे राष्ट्रीय हित में है कि चाबहार पोर्ट हमारे को यूज़ करने को मिले, क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। पाकिस्तान के थ्रू हम अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते। अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता भारत के लिए ईरान के थ्रू ही है आज। तो थोड़ा समय लग सकता है इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसको यूज़ करने में काबिल होंगे। और हमारे जो माननीय विदेश मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो इस तरफ उनका काफ़ी पॉजिटिव सोच है और काफ़ी एक्टिव उनकी फॉरेन पॉलिसी है। मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद वो दोबारा चालू हो जाएगी। जैसा हमने देखा है
उसको लेकर तमाम तरह के सवाल तो हैं, लेकिन सर ने जैसा बताया कि फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में उसके सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तमाम तरह की कूटनीतिक उस पर पूरे दाव पे चलते हैं दुनिया में, जब वर्ल्ड ऑर्डर पे चेंज होता है या उस पर क्वेश्चन लगते हैं। आने समय क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा। और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कम शब्दों में हमारे दृष्टि बहुत सारी चीज़ों के लिए। मैं भी संवाद न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मुझे आपको मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आपका चैनल और उन्नति करे। थैंक यू सर। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल वशिष्ठ है। मैंने भारतीय सेना में लगभग 39 साल सर्विस किया। मैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी से हूँ और 2017 में रिटायर हुआ था एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर। आज जो मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये प्रोग्राम था, दिस इज़ ऑन एन एम्बिवेलेंट वर्ल्ड, जो इस समय पूरे देश के अंदर, हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया में जो गतिविधियां हैं उसके लिए हमारे को क्या रास्ता अपनाना चाहिए उसके बारे में जो ये प्रोग्राम था, इट इज़ कमेंडेबल एंड it's eye opening actually. All spectrums have been covered: military and strategy and economics and societal fiber and so on and so forth. So it's a very good, unique experience. I am proud to be here. Yes. सर, जिस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, देखा जा सकता है इसराइल में और ईरान में, तो स्टूडेंट कहीं ना कहीं वापस अपनी स्टडी छोड़ करके आ रहे हैं। इस तरीके से देखने के कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है स्टडी को लेकर के स्टूडेंट। भारतवर्ष के लगभग मेरे ख्याल से 9 या 10 हज़ार लोग ईरान में रहते हैं और ज़्यादातर उनमें से स्टूडेंट्स हैं। और ईरान और भारत का रिश्ता वास्तव में बहुत पुराना है। इस समय की गतिविधियों के हिसाब से थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा नुकसान हुआ। जैसे हमारे को चाबहार पोर्ट था, या हमारा रिश्ता था, या अफ़गानिस्तान के रिश्ता है, या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ हमारा कांटेक्ट है। सो उस समय थोड़ा सा, और गल्फ़ के अंदर आप जानते हैं कि लगभग 9 करोड़ के करीब भारतीय रहते हैं। और क्योंकि इस वॉर का सारा असर सब कंट्रीज़ पे है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा टाइम वॉर चलेगा नहीं, और वो वापस जा कर के आई एम श्योर अपना भविष्य वैसे ही बना सकेंगे जैसे पहले रहता था। और हमारा देश, आई एम सरकार इसमें काम कर रही है, आई एम श्योर। बट थोड़ा सा हमारा ईरान के साथ सेटबैक हुआ। बहुत हमारा ट्रेडिशनल रिश्ता था, बट इट विल गेट करेक्टेड विद टाइम। जी, इंडिया का जो स्टैंड है इसको लेकर तमाम तरह के प्रश्न लोगों के मन में हैं? इंडिया का जो स्टैंड है इस पूरे युद्ध को लेकर, क्राइसिस को लेकर, इसराइल अमेरिका के पक्ष में कुछ लोग बोलते हैं कि इंडिया उनके साथ खड़ा है, कुछ का कहना है कि निष्पक्ष भी है ना। लेकिन तमाम विदेश नीति क्या है, सवाल है, भारत की विदेश नीति की बात करें, सही है भारत की से है, भारत की हमेशा नीति रही है कि इजराइल के लिए एंड पैलेस्टाइन के लिए वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड ए 2 नेशन 2 स्टेट थ्योरी, यानी इजराइल एंड पैलेस्टाइन शुड को एग्जिस्ट। और इस समय जो अभी युद्ध है इसमें थोड़ा सा इसके अंदर हमारी नीति ऐसे किसी के साथ भी हमेशा ही न्यूट्रल रही है। और इजराइल के साथ हमारा रिश्ता टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और बहुत हमारे आड़े समय में उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो उनके साथ हमारा रिश्ता नेचुरल, स्वाभाविक है। लेकिन इसी के साथ में पैलेस्टाइन के लिए हमारा देश कभी भी उनके भी सपोर्ट करता है। हम सब जानते हैं कि वो उनको सपोर्ट करता है। और 2 नेशन थ्योरी इज़ अ स्टेटेड पॉलिसी एंड इट विल फॉल इन प्लेस विद टाइम। हमारे तो उधर ही से आती है, तो इसलिए असर तो खाली भारत पर नहीं, असर दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जिस तरह से हमारी सरकार ने इतना बढ़िया से और इतना इंटेलिजेंटली इसको, बहुत होशियारी के साथ इसको संभाला है, कि मैं तो यही कहूँगा कि अभी ना हमको ऑयल का प्रॉब्लम होगा ना गैस का प्रॉब्लम होगा आने वाले टाइम में। और हमारे लिए तो ऑयल और गैस आ ही रहा है। लेकिन वही है कि ये लड़ाई अब ज़्यादा दिन चलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमको सिर्फ इंडिया को नहीं देखना है,
पूरे वर्ल्ड का किस तरह से नुकसान हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। और ये एक लड़ाई है आपस में कुछ देशों का, जो कि सुपर पावर जो अपने आप को कहते हैं, तो और यहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने की जो उनकी इच्छा है, तो उसको लेकर के ये हो रही है लड़ाई। तो नेचुरली इसमें तो असर तो हो ही रहा है, बहुत सारे देशों पर होगा, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि इंडिया के ऊपर असर नहीं हो रहा है। इस समय दुनिया में जिस तरह से विभिन्न देशों के बीच में चल रहा युद्ध की स्थिति चल रही, चाहे रूस यूक्रेन की बात करें, ऐसा लगता है वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। जो वर्ल्ड के समीकरण है आपस में कंट्रीज़ के, वो बदल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका इजराइल का साथ भारत खड़ा दिखाई देता है एक तरह से इस समय पूरे युद्ध के परिदृश्य के अंदर, और चीन और रशिया अप्रोक्ष रूप से ईरान के साथ दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अगर ये कंट्रियाँ चीन हो चाहे रशिया हो ईरान के साथ खड़े होते हैं, तो भारत के जो सामरिक हित हैं, भारत के जो आर्थिक हित हैं, कितने प्रभावित होंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में चेंज हो रहा है। देखिए, जहाँ तक इंडिया का पॉलिसी है, वो है एक स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बिना बाइंडिंग अलायंस के। ये हमने पिछले 10 साल से इसको अपना रखा है कि हम अलायंस वहीं करेंगे जहाँ हमारा इंटरेस्ट हो। इसी को बोलते हैं स्ट्रेटजिक अलायंस विदाउट बाइंडिंग अलायंस। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी दोस्ती सभी के साथ है, और कोशिश कर रही है कि किसी तरह से नेगोशिएट करके इनको इस चीज़ को कंट्रोल में लाया जाए। अब वो बाहर आकर के टीवी पर चिल्लाना उससे तो कोई होता नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार सभी के साथ टच में है और बहुत अच्छे से इस चीज़ को बहुत सब्र के साथ हैंडल कर रही है। ठीक है, और किसी को भी ऑयल और गैस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरा नाम SP सिंह है और मैं मेरिट मैनेजमेंट एसोसिएशन का इस समय प्रेसिडेंट हूँ। और आज का जो है हमारा इवेंट हो रहा है, जिस पे इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न पूछा है कि मिडिल ईस्ट में आजकल क्या हो रहा है। मिडिल ईस्ट में एक्चुअली इतना डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट हो रहा है कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इसमें न केवल हम, ना दूसरे लोग, दूसरे देश जो इस वॉर में जुटे हैं, इजराइल, US और ईरान, इनके अलावा तमाम देशों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट का सॉल्यूशन पीसफुल तरीके से निकलना चाहिए, ऐसा भारत के प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, और यही समय की मांग भी है, क्योंकि लड़ाई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होती है। किसी चीज़ का सॉल्यूशन है शांति, और फिर सब लोग मिलके आगे ग्रो करें। तो इसमें जैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो पूरा खेमेबंदी है दुनिया के अंदर, वो नए सिरे से परिभाषित हो रही है, नए तरह से दिखाई भी दे रही है। चाहे अमेरिका इसराइल की बात करें, उनके साथ जो नाटो देश हैं या दूसरे सहयोगी देश हैं, इधर ईरान के साथ रशिया और चाइना का भी कहीं ना कहीं उनका साथ दिखाई देते हैं वो इस समय खड़े हुए। तो ऐसे पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर जैसे चेंज हो रहा है वैश्विक स्तर पर, उसमें भारत को आप कहाँ देख पाते हैं? देखिए, भारत की पोजीशन अपने हिसाब से तो बहुत मजबूत है। परेशानी ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हुआ है, पहले वर्ल्ड रूल के हिसाब से चल रहा था। कोई अपने आप की जो दादागिरी है वो इस्टेब्लिश करना नहीं चाहता था, लेकिन आज ये वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो ख़त्म हो चुका है, और अब लोग ये चाहते हैं कि हमारा डोमिनेंस हो, दूसरा देश चाहता है हमारा डोमिनेंस हो। हमारी जो पोजीशन इसमें है वो एक तरीके से हम लोगों ने अभी तक न्यूट्रलिटी, हम ना इधर हैं ना उधर हैं, और हम वैसे हैं दोनों की तरफ, चाहते हैं शांतिपूर्वक हल निकले और दुनिया फिर से किसी रूल से चले। ऐसे नहीं चले कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाए। और जैसा अभी आपने देखा, इसमें बहुत सारे सेशंस हमारे हुए हैं, आज बहुत एमिनेंट स्पीकर्स आए हुए थे, तो उन्होंने तो फोकस किया है वो एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मिलिट्री पावर, इन सब चीज़ों पे किया है। तो ये सब चीज़ें किसी भी देश के लिए आवश्यक हैं, लेकिन सबसे जो आवश्यक कोई चीज़ है तो वो है पीस, शांति होना चाहिए। तो आप ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ आ सकती है। और अगर हम लड़ते भिड़ते ही रहेंगे तो कोई ग्रो नहीं करेगा। इसमें हर एक मुल्क का, हर एक देश का नुकसान है।
सुखविंदर सिंह, मैं मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं और हमारी ये 38th एनुअल कन्वेंशन है। हम हर साल इस तरह की कन्वेंशंस करते हैं। पिछले साल सस्टेनेबिलिटी पे थी और उससे पिछले साल हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया हुआ है। हिस्टोरिकली हमारे इन कार्यक्रम में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर्स आते रहे हैं। जैसे पास्ट में किरण बेदी जी आई हैं, सैम पित्रोदा जी आए हैं और आईटीसी चेयरमैन जो हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा, बट वेरी फेमस। वर्तमान में जो आज ये रखी गई है, किस मुद्दे पर रखी गई है? ये मुद्दे पर रखी गई है बदलता हुआ ग्लोबल, इसे जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है, डायनेमिक जियोपॉलिटिक्स। सो बदलते हुए ग्लोबल राजनीतिक परिदृश्य में भारत को किस तरह से सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है। इसमें जो हमारे 4 स्पीकर्स हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्णा हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी हैं, इसके अलावा डॉक्टर एस डी शर्मा है जो कि एक रिनोन्ड एजुकेशनिस्ट हैं, और एक्स IAS ऑफिसर डॉक्टर आई एम सॉरी मेरे को नाम उनका भूल रहा है, तो वो हैं। ये सारे के सारे अपने लेवल पे, शी हैज़ बीन इन वेरी हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने कि बहुत सारी पॉलिसीज इनिशिएटिव, बहुत सारे कानूनों को डिफाइन किया है। तो ये सारे के सारे अपने सब्जेक्ट्स के मास्टर्स हैं। सर, जो आज की तारीख में इजराइल, ईरान, अमेरिका को लेकर क्राइसिस चल रहा है, उधर यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, चाइना भी ताइवान को लेकर कहीं ना कहीं है, अफगानिस्तान पाकिस्तान का ही चल रहा है, कहीं ना कहीं ग्लोबल स्तर पर जो वर्ल्ड वार, तीसरी वर्ल्ड वार की बात की जा रही है, किस नज़रिए से देखते हैं, भारत की भूमिका क्या है इसमें? देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए इन इतने बड़े कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पे खुद कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जितने भी स्पीकर्स आए हुए हैं, वो उनके जो विचार हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, और जो भी वो अंदर कह रहे हैं वो सारी बातें ये उन्हीं के स्तर की बातें हैं। मैं इस विषय पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक इवेंट का ऑर्गेनाइजर हूँ, दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन। Arrived in Meerut with a little more than determination. His education had stopped after the 8th standard. At home, responsibility waited. 5 sisters, 3 brothers. मेरा नाम अनुराग अग्रवाल, मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ मेरठ मैनेजमेंट एसोसिएशन में। आज यहाँ हमारा 38th नेशनल कन्वेंशन, एनुअल कन्वेंशन हो रहा है, जिसका की टॉपिक है डायनामिक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, द नीड फॉर रेजिलियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंडिया। मैम ब्रीफ करेंगी इस बारे में। हमारे पास बहुत बड़े बड़े दिग्गज स्पीकर्स हैं आज हमारे साथ। सबका बैकग्राउंड आर्मी से और सिविल सर्विसेज से, और आजकल की जो ये विश्व में जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं और जिसका आप न्यूज़ पे सुन रहे हैं, उसी को हम इस समय कवर कर रहे हैं। और आज का दिन हमारे लिए अहम इसलिए भी है क्योंकि हमारी जो MMA की एनुअल मैगज़ीन है, जो कि हमारा सबसे मजबूत स्तंभ है, जो कि पूरे MMA के काम को, कार्य को, पूरे साल के कार्य को दर्शाता है। आज का दिन अहम इसलिए है क्योंकि हम उसको रिलीज़ करते हैं। तो सभी मेन चीफ गेस्ट और स्पीकर्स और हमारे जो भी सीनियर मेंबर्स हैं, सब ने आज वो मैगज़ीन रिलीज़ कर रही है। तो MMA सब लोगों का बहुत बहुत सह दिल से शुक्रिया करता है। थैंक यू। So we went ahead and we signed currency swap agreement with 23 countries that we will trade with each other in our own currency that time. So dollar was not required anymore. So we also started to come to dollar, and our currency started to become stronger and stronger. And if you remember, all the oil that we bought from Iran, we were paying in Indian rupees. So then, war with West in Ukraine, from where the bulk of the Russian gas and oil supply passed into Europe, is located right at the opening of the Arctic route. Suddenly, the entire focus shifted to Greenland. So anyway, to cut the story short, finally,
where does India figure? क्या हो गया? So finally, where does India figure? And I will say that one of the most immediate implications relates to the energy security. Because you know why? Because India imports supplies from countries like Saudi Arabia, UAE, Iraq, Kuwait, Nigeria, Guyana, in this conflict, dealing with both the sides. That today at least we are feeling slightly safe because the Iranians have no problem in our ships going across the Strait of Hormuz. So that is why I would say that we have handled it very well so far with Iran also, and particularly through the connectivity projects linking India to Central Asia. The shortage of the nitrogen fertilizer and the sulfuric acid for mining. So this we will fall short and it will affect us badly. Contributing to regional diplomacy, but will India assume an over mediation? And in times ahead, as we are heading to become a Viksit Bharat by 2047, we must not ignore one very evident fact that India jutting deep into the Indian Ocean as an unsinkable ship. And because this will help the region, because the Indian Ocean and this geographical Humboldt-Toda-Chica Pond goes straight off. So what do we need actually to be able to achieve this? We need a very strong Navy and a very strong Air Force. Then only we can be a very dominating power in the Indian Ocean region. What kind of planet we are handing over to them? Because it will not be they cannot live after that. If the temperature rises more than 2 degrees, I think Earth will become inhabitable. So the huge transition. Strength. You know why I am saying this? Because India is blessed with a huge hardened workforce. Youth. Lastly, India also needs to give a big push to the defense production, riding on the back on the back of the from major countries to establish themselves here on the Indian soil, of course, in collaboration with our own Indian companies. It's a threat that is looming large on us, apart from what is happening at the global level and how the global security is unfolding itself. I don't want to make an official statement on these things. We will get the other countries. So my question is mainly, does the IRIS Dina incident rising geographical political risk for Indian trade in the Indian Ocean? What is the question? As US submarine destroyer Indian Navy ने अभी एक प्रैक्टिस की थी जिसके अंदर IRS डीना एक शिप आया था जिसे कि इंडियन ओशन के अंदर ही destroyed by the US submarine. Yeah, that was done by the US submarine, but it was done outside our that area. So, but Indian Ocean is a dominant part of India. Yeah, that is what I mentioned. That this match between the resources and the people. 2024 was already the hottest year, and the Paris Agreement said the 1.5 degree. 17 sustainable goals which all countries are trying to achieve. The sustainability is the key because the Earth resources